Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान स्टूडियो में हैं एक कमोडोर एस बेल। बहुत स्वागत सर आपका। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वेलकम सर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत त्रिपाठी जी आपका भी। आज के कहानी कुर्सी की शुरुआत हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करने जा रहे हैं और इसके पीछे की कहानी तो आपको पता चलेगी और क्यों हिंदुस्तान को अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, इससे जुड़ी ये खबरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी मुनीर नहीं सुधरा। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब ये हिंद के जाबाजों ने पाकिस्तान के जैसे 13 एयरबेस उड़ाए, आतंकी ठिकानों को खंडर बनाया, 150 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी मुनीर को अकल नहीं आई है। शहबाज सरकार ने आसिम मुनीर को पुचकारते हुए फील्ड मार्शल तो बना दिया और अब मुनीर नई नई साजिशों में जुट गया है। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व रिटायर्ड सैन्य अफसर मेजर आदिल राजा ने, जो कि अब विदेश में रहते हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके सोर्सेज के मुताबिक जो उनकी बातें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में मौजूद लोगों से हुई हैं, उसके मुताबिक आसिम मुनीर ने आईएसआई के चीफ आसिम मलिक को भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों का ऑर्डर दिया है। प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए, आतंकियों के जरिए मुनीर ने दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे महानगरों को टारगेट करने का प्लान बनाया, ये आदिल राजा कह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई में आदिल राजा के दरअसल कई संपर्क हैं और उन्हीं के हवाले से आदिल राजा ने अब यह दावा किया है। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने मुनीर को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हिंदुस्तान को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए? क्या पाकिस्तान के सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज मुनीर के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचने वाले हैं या वो सिर्फ प्यादे हैं? आदिल राजा के खुलासे के बाद एक बार फिर यह तो साबित हो गया कि मुनीर का एक सिंगल लाइन एजेंडा है और वो है भारत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना। आदिल राजा ने जो पोस्ट लिखी है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कथित तौर पर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को प्रॉक्सीज के माध्यम से अगस्त 2025 में भारत में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में हमले करने का आदेश दिया है, जो कथित तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी एलिमेंट्स का जवाब है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने अपने आईएसआई चीफ को ये कहा कि ये भारत जो है अपने एलिमेंट्स के जरिए हमारे यहाँ पर आतंकी हमले करवाता है। वो उनके यहाँ तो हर हमले में भारत का ही नाम लिया जाता है, रॉ का नाम लिया जाता है। जैसे अभी 2-1 दिन पहले ही बलूचिस्तान में 9 लोगों को बस से उतारकर उनको गोली मार दी गई। इससे पहले बलूचिस्तान में खास तौर पर बड़े हमले होते हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दो इस वक्त सबसे बड़े सरदर्द बने हुए हैं आसिम मुनीर के और पाकिस्तान के। तो आदिल राजा ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने इन हमलों का जवाब देने के लिए भारत में टेरर एक्ट्स कराने का आदेश दिया है अपने आईएसआई चीफ को और उससे कहा है कि वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए, उनके प्रॉक्सीज कौन है? उनके प्रॉक्सीज जैश ए मोहम्मद है, हाफिज सईद का लश्कर ए तैयबा है, ऐसे संगठन है और ये तो भारत में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये सोच अगर पाकिस्तान में है तो इसका मतलब यह कि अभी इन्होंने पूरा सबक नहीं सीखा है। भारत ने तो कह रखा है एक हमला और इसका मतलब जंग, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ये फर्क भी नहीं होगा कि ये लश्कर तैयबा ने कर दिया या फलाने ने कर दिया। हम ये मानेंगे कि ये उसने तो किया ही, उसके पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बैठी है, उसने इस काम को कराया है। तो अब सवाल ये कि आदिल राजा की बातों को सबसे पहले हम क्या इग्नोर करने का रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते इग्नोर करने का। और अगर देखिए सेटिंग पूरी तरीके से हो रही है, आपको ऑफ बाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने यह शुरू किया है। पिछले 4 दिन के अंदर 70 हमले किए हैं उन्होंने, जैसे कि होशाब पे किया, तुरबात पे किया और कई जगह पे। इसमें कई पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए हैं। 4 दिन में 70? 4 दिन में 70। ऑपरेशन बाम 8 जुलाई को शुरू हुआ ये। तो कहीं ना कहीं इस समय पाकिस्तान आर्मी बहुत ही प्रेशर में है। लेकिन ये हमले शुरू करने से पहले आपको जाफर एक्सप्रेस का भी याद होगा, जो कि मार्च 2025 में इतना बड़ा हमला हुआ था, ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। अगर हम बलूचिस्तान के अंदर जाते हैं तो देखते हैं, अगर मेजर सिटीज को हम छोड़ दें, क्वेता, ग्वादर को छोड़ दें, तो बाकी सारी जगह पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का टोटल कंट्रोल है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी दिखती भी नहीं है। तो ये जो
हिस्सा है। अब एक जगह पे वो बलूचिस्तान पे प्रॉब्लम में है, एक जगह वो प्रॉब्लम में है खैबर पख्तूनख्वा में, एक जगह वो प्रॉब्लम में है पीओके में, और साथ में प्रॉब्लम में है इकोनॉमी के, और साथ में प्रॉब्लम में है कि अब वो फील्ड मार्शल बन गए हैं वॉर हारने के बाद, और कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तानी अवाम, जबकि इमरान खान के दोनों बच्चे आने वाले हैं और अगस्त 5 को जो इतना बड़ा जलसा की ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं और गली गली कूचे कूचे में अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं कि लाहौर चलो लाहौर चलो। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो बेस्ट चीज क्या है? आप रीमोटिवेट, रीजुविनेट करिए अपने आतंकी संगठनों को, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन को। उनको बोले कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो भारत के अंदर कहीं स्लीपर सेल्स हैं उनको रीएक्टिवेट करें, और उसके साथ मिलके कोई मेजर आतंकी हमला बॉम्बे और दिल्ली में करें। भारत को इस समय बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो स्थितियां हैं उसमें चौकन्ना तो भारत है ही, क्योंकि ये स्थितियां कोई ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट डेवलप हो रही या अभी आसिम मुनीर ने कह दिया तो डेवलप हो रही है। और भारत के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जो ये ऑपरेशन बाम हुआ है बलूचिस्तान में, इसकी जिम्मेदारी BLF ने ली, और वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हो गए तो हमको मार्च 1948 में क्यों पाकिस्तान में एक तरह से कहें कि जबरी धकेल दिया गया। उनका ये कहना है कि हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ जो है वो इनसे नहीं मिलता है। कई बार तो वो ये भी कहते हैं कि हमारी तो देवी देवता भी हैं, वो मुस्लिम हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारी देवी देवता है। पाकिस्तान को ये चुभता है। दूसरा, बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पिछले बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की संसद में उनकी रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो लोग वहां हैं भी वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहें कि पिट्ठू हैं जिनको पाकिस्तान बिठा देता है बलोचों के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर। तो वहां जो कुछ हो रहा है वो उनका अपना है, लेकिन उसको वो भारत के सर पर डालता है। बार बार ये कहता है कि रॉ करा देता है या भारत की जो कहें कि अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं उसके जरिए है। अब सवाल ये है कि क्या इससे हम मान लें कि असीम मुनीर कुछ करने की बहुत स्थिति में है? अगर वो बहुत कुछ करने की स्थिति में होता, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, तो वो शायद उस वक्त करता जिस वक्त उसने वो बात कही थी। जब इसके पहले का 2-3 हम उसके बयान देखें तो ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ अचानक सडनली कर देने की स्थिति में। लेकिन क्या भारत में स्लीपर सेल्स अभी भी उसकी कांटेक्ट में है? और अगर उसके कांटेक्ट में है तो वो किस तरह की स्थिति में है, कितनी उसकी तैयारी है? क्योंकि पिछले 10 सालों में एक बड़ा काम हमने देखा है। कुछ बड़े हमलों को छोड़ दें, पुलवामा और पहलगाम, वो हमें पीड़ा देता है, हमें परेशान करता है, लेकिन देश के भीतर जो स्लीपर सेल्स हैं वो लगातार पकड़े जाते हैं। उनको हमारी जो स्पाइज हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो उनको पकड़कर इंटेल के जरिए उनको एक तरह से कहें कि एलिमिनेट करने में कामयाब होती है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा गीदड़ भभकी ज्यादा है, चेतावनी ज्यादा दे रहा है, लेकिन हाँ, सतर्क तो हर वक्त रहना ही होगा, क्योंकि जब बंबई दिल्ली की बात करते हैं तो कहीं भी एक छोटी सी घटना होगी और फिर से नैरेटिव बदल जाएगा। लेकिन क्या आसिम मुनीर इतना सिरफिरा है, इतना रेकलेस है कि वो एक बार फिर दोनों देशों को जंग में ले जाना चाहता है? क्योंकि हमारा स्टैंड अप बिल्कुल क्लियर है ना, एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। सर, ये दोनों शब्दों में आपने सवाल क्यों लगाया है? मतलब है वो ऐसा है ही, लग ही रहा है जिस तरह। क्या आपने किसी आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को, जनरल को इस तरह से बात करते देखा है? अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के साथ जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो जिन्ना का नवंबर 1947 का भाषण उन्होंने शायद नहीं सुना, जिसके भरोसे वो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिस पाकिस्तान का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि आदिल रजा ने जो बात कही है, उनको बलूच का सहारा क्यों लेना पड़ता है कि इससे वो अपने को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भाई हम वहां पर ये कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉक्सी और जस्टिफाई कर रहे हैं। अब प्रॉक्सी वार उन्हें क्यों करना पड़ा? सीधा ही कर लेना, लेकिन सीधा कर नहीं सकते, इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर को एक बहाना बनाया जाता है और ये लगातार कोशिश की जाती है कि वहां उनकी दुकान चलती रहे। हमें तो सतर्क रहना ही चाहिए, जैसे पहल साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया, इसमें तो कोई बात ही नहीं। हम छोटी सी छोटी वार्निंग भी होती है, उसको सतर्क रहने से तो इग्नोर नहीं कर सकते कि इग्नोर कर दिया जाए, वो नहीं है। लेकिन वो एक अपनी वहाँ पर उनकी दुकान चलती रहे। और अब वो फील्ड मार्शल से थोड़ा सा और प्रमोशन चाहते हैं, तो उस प्रमोशन के लिए भी, और जो इमरान खान साहब के पार्टी नहीं है, राष्ट्रपति की बड़ी खबर चल रही है पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को इस बात पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा।
कैमरों पर आकर के कि साहब ना जरदारी साहब को हम नहीं हटा रहे हैं, ना उनको कहीं जाना है, और ये जो खबरें हैं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं उनको सदर बनाया जा सकता है या वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इन खबरों में कोई दम नहीं है। अब आप क्लैरिफाई कर रहे हो इसका। लेकिन होम मिनिस्टर क्या करेगा? होम मिनिस्टर क्या करेगा इसमें? तो जब कब्जा करेंगे तो वही करेंगे। नहीं, होम मिनिस्टर जो वहां का है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो आसिम मुनीर का बहुत खास और करीबी बताया जाता है। कई जगह तो मैंने ये भी पढ़ा शायद वो रिश्तेदारी में आता है आसिम मुनीर की। फिर तो वो काफी क्लोज आदमी है। आखिरी समय तक वो कर्टन लगा के रखेगा ना, जिस दिन तख्ता पलट होना रहेगा उस दिन पर्दा उठेगा। तो मतलब दो लोग हो गए, आप समझ रहे हैं, इसको यूं भी समझ सकते ना कि वहां तख्ता पलट के लिए दो लोग हैं। कह रहे नहीं, ये तो वहां खबर है। अभी जैसे एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आसिम मुनीर उसके अंदर गया था, क्योंकि ये भी बड़ी चर्चा है पाकिस्तान में कि कोर कमांडर जो है उनके सब ऑन बोर्ड नहीं थे, जैसे इनको फील्ड मार्शल बनाया गया, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है भाई ये हटेगा तो मेरा नंबर आएगा आर्मी चीफ का। तो अब इन्होंने तो पहले अपने लिए एक्सटेंशन भी ले लिया, फिर फील्ड मार्शल भी, लाइफ लॉन्ग रैंक इनको मिल गई है। तो वहां कोशिश ये की जा रही थी कि एक यूनिटी सॉर्ट ऑफ दिखाई जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिखी नहीं। लेकिन आप ये सोचिए वहां भी क्या बातें हुई। वहां ये अपने कोर कमांडर से मिल रहे हैं, मतलब तुम अपनी सेना की टॉप मोस्ट लीडरशिप से मिल रहे हो, और वहां ऑप सिंदूर की बात ही नहीं की इन लोगों ने। वहां बात ही टीटीपी की और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इन सब की हुई, और उनको इन्होंने नाम देकर के पुकारा क्या, तहरीके तालिबान को इन्होंने कहा फितना अल खवारिज। मैं ज़्यादा नहीं समझता मतलब इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। खवारिज मतलब होता है जो मतलब डिविएंट बिहेवियर है जिसका इस्लाम से, जो इस्लाम की कोर वैल्यूज पर नहीं चल रहा है। और बलोच फाइटर्स के लिए इसने कहा है फितना अल हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का फैलाया हुआ फितना है ये। तो ये बातें जो है वहां पर हुई। आगे की जो अगली खबर है वो भी इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ ने इसमें लेकिन एक चीज और जोड़ी, जो अभी ऑपरेशन बाम हुआ है जी, 70 बड़े हमले हुए, ये तो एक बात है, लेकिन उसमें कम से कम 4 ऐसे स्ट्रेटेजिक हमले हुए हैं, वो सीपीईसी पर हुए हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। यानी पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो सीपीईसी पर जो 4 बड़े हमले हुए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं उन पर हमले किए, इसीलिए उसका एक हिस्सा है कि 9 लोगों को बस से उतार कर मार दिया, लेकिन बाकी जो 70 हमले हैं वो बेहद खतरनाक हैं। उनके सैनिकों को मारा है, जहां जो गार्ड कर रहे थे उनको मारा है। तो बलोचिस्तान में एक तरह से जो बीएलएफ का हमला है ये बेहद खतरनाक है, उनको ज्यादा भारी पड़ा। समीर जी, अब जरा इनके वजीर आजम की बात। पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी दी थी, और ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, आतंकी हमले कराओ, भारत जवाब नहीं देगा, क्यों, हम तो न्यूक्लियर मुल्क है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। तो हमने वो न्यूक्लियर बोगी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में तो ध्वस्त कर दी, और ये भी कह दिया साफ साफ हिंदुस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने कितने मौकों पर, कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंदर नहीं आएंगे। तो अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का नया स्टैंड क्या है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो बात बात पर न्यूक्लियर हमले की दुनिया को चेतावनी देते थे, उन्होंने अपने बयान में बहुत तब्दीली करते हुए अब यह कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी पर हमले के लिए नहीं है, बल्कि ये तो शांति और हमारी आत्मरक्षा के लिए है। तो ये सुर कैसे बदल गए अचानक इनके, समीर जी? ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है? बिल्कुल। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में 23 घंटे के अंदर जो सबक सिखा दिया था, और 90 घंटे के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, तो पाकिस्तान समझ गया कि जो भारत की जो नीति थी दशकों से कि भाई हम हमला नहीं करेंगे और हम शांतिप्रिय देश है, और कोई आकर आतंकवादी हमला कर जाता है, कोई घर में घुस के मार जाता है, तो हम भाई यूनाइटेड नेशंस में चले जाएंगे, बड़े देशों से, अमेरिका से जाके शिकायत कर देंगे, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि भाई ये नया भारत है, आप अगर एक उंगली भी उठाओगे तो हम आपके हाथ तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारत ने जब कह दिया है कि कोई भी गतिविधि को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसके बाद अब शरीफ साहब का ये बयान आया। वैसे भी शरीफ साहब कोई बहुत शरीफ नहीं है, और आदिल साहब का, आदिल राजा का जो बयान आया था, उसके संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि पाकिस्तान, एक खबर ये है कि पाकिस्तान के 3 से 4 बड़े सैन्य अधिकारी गायब हो चुके, और वो इनको सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन में पहुंचा रहे थे कि पाकिस्तान सेना के अंदर आसिफ मुनीर क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से खेल कर रहे हैं आसिफ के साथ। मतलब इस आदिल राजा के सोर्सेस क्रेडिबल हैं? क्रेडिबल सोर्सेस है, और वो अधिकारी गायब हो गए। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान सेना ने पता कर लिया कि कौन सेना के अंदर लोग हैं जो ब्रिटेन में बैठे, और वो तो पत्रकार बन गए। अब तो राजा वहां जर्नलिस्ट बन चुके हैं, और नहीं, वो लिख भी रहे, आर्टिकल्स लिख रहे हैं वहां के ब्रिटेन के अखबारों में। हालांकि पाकिस्तान में उनको तो बैन करके रखा हुआ है, पाकिस्तान में वो लिख नहीं पा रहे, लेकिन जिस तरीके से वो यूट्यूब पर खुलासा कर रहे हैं, ब्रिटेन में लिख रहे हैं, कई वेबसाइट्स के लिए वो लिख रहे हैं, और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आसिफ मुनीर के पहले जो सेनाध्यक्ष थे, वो भी अब, हाँ, बाजवा, वो भी अब पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। वह भी बहुत सी इंफॉर्मेशन
पाकिस्तान सेना और मुनीर के खिलाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुनीर के खिलाफ भी सेना के अंदर का असंतोष है जिस तरीके से उन्होंने किया है, और मुनीर जिस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध की लगातार कोशिश कर रहे हैं, सेना की कमाई तो उसी से। मुनीर साहब, उनके कमांडर कैसे कमाएंगे? जब युद्ध होगा तो युद्ध के लिए हथियार खरीदे जाएंगे, युद्ध का माहौल बनाया जाएगा तो हथियार खरीदने के लिए पैसा आएगा, उस पैसों से कमीशन से काम करेंगे। और जब तक युद्ध का डर रहेगा, सेना का दबदबा और बोलबाला पाकिस्तान के अंदर रहेगा, अब सब नॉर्मल हो जाएगा तो सेना को पूछेगा। लेकिन आप कुछ भी ये जो न्यूक्लियर वाला इनका शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है बहल साहब, ये कुछ तो इन्होंने इसके अंदर तब्दीली की है। या तो इसीलिए कि इनके लोग पूछते हो, पाकिस्तान की जनता पूछती हो, भाई क्या हुआ, तुम तो कहते रहे न्यूक्लियर बम है, भारत मार के चला गया, क्या कर लिया तुमने? तो अब उनको कहना पड़ रहा है भाई साहब ये किसी को मारने के लिए था ही नहीं। अभी सबसे बड़ी चीज जो भारत ने की और अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया वो ये था कि ना हमारा एक भी सोल्जर पाकिस्तान के अंदर घुसा, ना हमारे जहाज घुसे, और हमारी मिसाइल्स जो जहाज से चाहे फायर की गई हो, उन्होंने भारत के अंदर रहते हुए, अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए वो अटैक्स किए। अब उसके अंदर ही, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि हमने 23 घंटे में ऐसी तबाही कर दी, उनके 9 टेरर 23 मिनट के अंदर हमने ऐसी तबाही कर दी कि उनके 9 टेरर टारगेट्स जो थे एकदम तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या आती है? महत्वपूर्ण चीज ये आती है जब पहले इनके ही लीडर्स, इनके ही मिनिस्टर्स कहते थे ये हमने शो के लिए नहीं खरीदे बम, ये कभी भी हम मेले में लगाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाप हो गए। तो कहीं ना कहीं जब ये बातें करते थे तो उस समय किधर फेंकेंगे वो बम? क्या वो भारत के अंदर फेंकेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत का एक भी सोल्जर वहां गया नहीं, एक भी एयरक्राफ्ट वहां गया नहीं, तो किसके ऊपर फेंकेंगे? और ये चीज ने इनको बहुत बड़ा एक डायलेमा के अंदर ला दिया है कि अगली बार न्यूक्लियर ब्लफ तो खत्म हो जाएगा। अगर भारत के अंदर गिराते हैं तो सिविलियन भी मरेंगे, और अगर सिविलियन मरे तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो हमारी स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम रिटेलिएशन की, उसमें पाकिस्तान एकदम तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 180 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स है, वो भी हैवी कैलिबर न्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके पास तो सिर्फ 170 है, और वो भी लोअर टैक्टिकल वैल्यू के न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये स्टेटमेंट चेंज ये भी दर्शा रही है कि जो भारत ने करके दिखाया और जो इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं बंद करो अपना न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो अब अच्छी बात होगी कि वो सच में उसको मेले में नुमाइश के लिए लगा दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ शरीफ को बदमाश मत कहिए, वो देख रहे हैं, उसकी हालत देख रहे हैं। हाँ, ये मजबूर ज्यादा चलते हुए लगता है कि जैसे कुछ तो जैसे हमारे। अरे भाई आप सोचिए, मैं भी आपसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था जिसमें आसिम मुनीर गया, वहां बधाई दी गई है सबकी तरफ से आसिम मुनीर को कि आपके विदेश दौरे बड़े कामयाब गए, पे चढ़ा भी कैसे। आप तुर्की गए, अजरबैजान गए, यूएई गए, सऊदी अरब गए, तो वहां उसको ऐसे पेश किया गया जैसे आप हेड ऑफ स्टेट हैं साहब, आपने इतने दौरे किए, बड़ा शानदार उसका जवाब। और ये बेचारा घर बैठा रहता है। ये देखिए शहबाज शरीफ, आप आपने सुना लास्ट टाइम आपने कब सुना शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को किसी इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करते हैं सुनते हुए? कोई बयान ही याद आ जाए आपको? नहीं। आसिम मुनीर सब जगह घूम रहा है, वो व्हाइट हाउस भी हुआ है, सब कुछ कर गया। क्या है, कोई भूमिका है उनकी? आप गए पाकिस्तान कई बार, आपको पता होगा। हम लोग तो गए नहीं कभी। anyway, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। सर अगली खबर बड़ी ये सीरियस खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए हुए हैं और उनका चाइना का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हर महीने में होगा। ऑपरेशन सिंदूर में अब तो हमारी सेना ने खुल के कहा है कि चीन का सपोर्ट खुलेआम मिल रहा था, सिर्फ हथियारों में नहीं, जानकारी में भी पाकिस्तान को। गलवान 2020 में हुआ था, उसके बाद से हमारे रिश्ते बहुत खराब थे। आज भी भारत और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जो हुआ करती थी पहले। आज कोई सीधी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो रिश्ते अब क्या पटरी पे आने लगे हैं, लेकिन हम भरोसा कैसे करें चीन पे? एनीवे, इनकी पहली मुलाकात जो वहां जाके हुई है वो उपराष्ट्रपति जो चीन के हैं हान जेंग, उनके साथ हुई है। अब इसके अलावा जो इससे भी महत्वपूर्ण बात होगी कि वांग यी जो इनके विदेश मंत्री हैं, उनसे हमारे विदेश मंत्री की बायलैटरल मीटिंग होगी। ये दौरा हालांकि ऑफिशियली जो है वो जुड़ा हुआ है एससीओ से, एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हो रही है यहाँ पर, उसके लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले वांग यी के साथ इनकी बायलैटरल मीटिंग भी होगी। तो चीन के साथ बायलैटरल स्तर पर वार्ता होना विदेश मंत्री के लेवल पर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इनके चाइना के विदेश मंत्री वांग यी इसी साल या अगले साल, शायद इसी साल उनको भारत भी आना है और अजीत डोभाल साहब के साथ उनकी मीटिंग होगी। ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए दोनों देशों की तरफ से। पहले भी ये लोग मिल चुके हैं और इनकी मुलाकात फिर होने जा रही है। अब ये एंगेजमेंट क्या बता रहा है कि हम चीन पर कुछ थोड़ा बहुत एतबार करने लगे?
नहीं, एतबार मुझे नहीं लगता कि एतबार करने लगे, लेकिन एतबार की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मजबूरी भी होती है कि आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए। मैं तो इस मीटिंग को, जो बायलैटरल मीटिंग हो रही है विदेश मंत्री जी के साथ, विदेश मंत्री की चाइना के विदेश मंत्री के साथ, और एससीओ की बैठक का जब जॉइंट डिक्लेरेशन हो विदेश मंत्रियों का, उसमें जब तक पहलगाम का जिक्र नहीं होता, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं होता, तब तक इस बैठक को एक औपचारिक बैठक के तौर पर मैं देखता हूँ। और चीन के बर्ताव को देखकर मुझे बहुत आसान नहीं लगता कि वो इस तरह की डिक्लेरेशन पर आएगा, या भारत का इस बात पे सपोर्ट करेगा भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर ऐसा होता है तो विदेश मंत्री जी की और भारत की बड़ी जीत, उसको मैं लेकिन वो आप ठीक कह रहे हैं, उसके आसार लगते नहीं, क्योंकि अभी तो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट में राजनाथ जी गए थे। नहीं, लेकिन विदेश मंत्री के साथ बातचीत उसमें यही इसी मुद्दे पर पहलगाम का जिक्र ना होने पर हमने साइन नहीं किया। तो अब एक डेवलपमेंट हुआ है ना इसके बाद। बट ये बायलैटरल मीटिंग तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, तो उसी के बाद मैं कह रहा हूँ। इसमें एक जरूरी चीज समझना होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज हैं उनको बार बार छुआ जाए। डिप्लोमेसी में एक ये भी प्रयास किया जाता है कि अगर वो वाला हिस्सा है जिस पर दोनों अलग अलग ध्रुव पर खड़े हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए टालते हैं। अभी मसला क्या है, अभी जो भारत चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, अभी भारत और चीन के बीच जो ट्रेड रिलेशन है, अभी जिस तरह से चीन को अमेरिका का टैरिफ थ्रेट वो परेशान कर रहा है, भारत भी थोड़ा सा उसको लगता है कि क्या होगा, उस तरफ ज्यादा चर्चा होगी। अगर उस पर हम बहुत कुछ अचीव कर पाए तो वो हमारी उपलब्धि होगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो अभी ये जो फोटो चल रही है इसके बाद जो चलेगी, जिसमें वो उपराष्ट्रपति महोदय से मिल रहे हैं, क्या वो चाइना के अगले राष्ट्रपति हैं, ये सवाल भी बड़ा है। क्योंकि ये मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वहां के लिहाज से देखें तो क्या ये जो चेहरा है ये आने वाले समय में चीन का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जिसकी चर्चा वहां सोशल मीडिया पर खूब जमकर चल रही है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जैसा आपने भी कहा कि शायद बहुत ज्यादा जटिल मुद्दों को ना छुआ जाएगा। पहले जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जयशंकर जी ने, उससे भी कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने उसमें एक पॉजिटिव माहौल बनाने की बात की और कहा हमारे रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। और उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र किया कि लंबे वक्त के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई है, और उन्होंने लिखा कि इसमें भारत में बहुत गुडविल बनी है इस बात को लेकर कि आपने यात्रा ये शुरू करवाई है। तो वो शायद पॉजिटिविटी की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। लेकिन समीर जी, सब कुछ गुडी गुडी भी नहीं है। अब एक खबर ये आई है कि चाइना, जैसे अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई थी चाइना में, बीजिंग में। अब खबर यह है कि ये कोशिश कर रहे हैं, चाइना बेसिकली प्रयास कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर कि भारत को इसी रीजन के अंदर थोड़ा अलग थलग किया जाए, सार्क को रिवाइव करें माइनस भारत। समझिए इसको, सार्क की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जिस शीर्ष स्तर पर समिट जिसे कहते हैं, वो 2014 में नेपाल में हुआ था। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन उससे पहले उरी का हमला हो गया था, आतंकवादी हमला, और भारत ने फिर बॉयकॉट किया था सार्क का। तब से सार्क का कोई समिट नहीं हुआ है। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ट्राइलैटरल्स बनाए जाएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, कभी जिक्र तो भूटान का भी हुआ, लेकिन भूटान इतना अलाइंड है भारत के साथ कि वो कोई ऐसा इसके बारे में सोचेगा नहीं। इनफैक्ट खबर में ये छपा था कि नेपाल ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कि वो भी नहीं चाहता कि मैं भारत से अलग कोई ग्रुपिंग बनाऊं। लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समीर जी के लिए। हाँ सर, समीर जी, नो इश्यूज। समीर जी, देखिए सर, चाइना को भारत से भी डर है और अमेरिका को भी भारत से डर है। और अमेरिका और चीन दोनों इस बात को जानते हैं कि भारत अगला चाइना बनने जा रहा है। जिस तरीके से भारत आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहा है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के जा रहा है। और आज भारत की जो जीडीपी है वो 2008 में चाइना की जीडीपी थी। भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अगर 18 साल तक भारत की यही ग्रोथ रही तो 18 साल बाद भारत चीन की ताकत के बराबर बन जाएगा। और ये दोनों देशों को डर है कि अगर भारत इतनी बड़ी ताकत बनता है, जो अमेरिका दुनिया को दादागिरी करता है, जो चीन एशिया में दादा बनता है और अमेरिका के बाद अपने आप को सबसे सुपर पावर मानता है, उसे लग रहा है कि तीसरा त्रिकोण दुनिया में खड़ा न हो जाए। भारत और मतलब अमेरिका और चीन जो दो ध्रुव बन गए, कहीं भारत तीसरी ताकत बनकर उभर न जाए। और उसको रोकने के लिए मुझे लग रहा है पूरी कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। लेकिन चीन की मजबूरी है कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि चीन के बाद अब बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। अगर दुनिया में से अपना माल खपाना है तो भारत से वो झगड़ा लेके चल नहीं सकता। आसियान में अपना ऑलरेडी माल वो बहुत ज़्यादा दे चुका है।
तो अब उसके पास भारत का एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। वो भारत भी अपनी ताकत बता चुका है दुनिया को कि भाई भारत मेक इन इंडिया हो, मेड इंडिया हो, बड़ी जो ताकतें जो भारत के जो दूसरे बड़ी इंडस्ट्रीज जो भारत के अंदर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये यात्रा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और जयशंकर इस मामले में तमाम मुद्दों को उठाएंगे इस मामले में, और जो भारत का पक्ष है बहुत स्पष्ट तरीके से उसमें रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये विजिट अच्छी रहे और उन दोनों देशों के रिश्ते भी कुछ बेटर हो। सर सफेनी, आप एक शॉर्ट कमेंट प्लीज। बहुत शॉर्ट कमेंट ये है कि 3 मेजर इश्यूज जो रह गए इनके साथ डिस्कस करने वाले। सबसे पहला ये है कि जो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को भारत को भेजने का, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। हालांकि उसके लिए हम दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं। और दूसरा है जो हाई यील्ड फर्टिलाइजर है, वो भी उन्होंने दिया नहीं हमको, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जबकि वो काफी समय से था। और आखिरी चीज है कि जी शुआंग बन्ना के अंदर परेश बरुआ जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के जो हेड हैं और जो मेन करता धरता है, वो वहां पे उनको शरण दे के रखी है और उल्फा को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं।